हेलो बच्चों, ये चैप्टर 3 है और हम चैप्टर 2 की 11 की और फर्स्ट की रिवीजन हम कर चुके थे। 10th वाला मैंने कई बार रिपीट कर करके समझाया है। बचा है आपका चैप्टर 6, उसमें से भी एक टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। बाकी के 3 मैं छोट वीडियोज़ आपको भेज दूँगी, उससे आप रिवाइज़ कर लेना। जस्ट 10 मिनट में आपका सब रिवाइज़ हो जाएगा। 2 घंटे में आप सब कुछ रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट ऊपर से, क्योंकि आपका एमसीक्यू बहुत ज़्यादा डीप तो आएगा नहीं, पीरियोडिक है क्योंकि। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं अभी। धातु अधातु 10 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे और 10 मिनट से ज़्यादा का ये है भी नहीं। सबसे पहले आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि भौतिक गुणधर्म और केमिकल रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो भौतिक गुणधर्म वो जिसको आप देख के बता सको, किसी के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो जो आप देख के रिकॉग्नाइज़ कर सको। इसका कलर कैसा है, क्या ये ठोस है, क्या ये बचता है, क्या इसको मैं पीटूँ या छेद दूँ या फिर तोड़ूँ तो ये कैसा बिहेव करेगा, उसको जलाऊँ तो कैसा बिहेव करेगा। ये सारी की सारी भौतिक गुणधर्म होते हैं जो आप देख के पता लगा सको। ऐसी जब उसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ करनी पड़े या उसको और छोटे लेवल पे देखा जाए तब वो ऐसे गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो भौतिक गुणधर्म में कौन कौन से हम पढ़ रहे हैं? धात्विक, चमक, कठोरता, रूप और आघात वर्ध्यता, और भी हम पढ़ेंगे। तो धातु अधातु के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आप सबको हमेशा से पता है। धात्विक चमक में मतलब कि धातु चमकदार होते हैं लेकिन ये नहीं होते। सिर्फ आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, दैट्स इट, ठीक है। आयोडीन कैसा है? अधातु है लेकिन चमकीला है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कठोरता कैसे? धातु हमेशा कठोर होते हैं जैसे कि आयरन, और अधातु कैसे होते हैं? कठोर नहीं होते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब देखो तो इससे साफ साफ एक चीज़ और पता चल रही है कि हमारे जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में मिलेंगी, और ये पता नहीं किसी और में मिल सकता है। बस इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि जो सबसे अलग प्रॉपर्टी है वो है कार्बन की, जो कि हीरा है। हीरा भी एक कार्बन ही होता है जो कि कठोर होता है, दैट्स इट। मतलब कि इसमें एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है। रूप, धातुएं कैसी होती है? ठोस होती है, लेकिन अधातुएं ज़्यादातर गैसीय रूप में पाई जाती है, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़कर। ये भी एक अपवाद है कि ब्रोमीन किस में होता है? द्रव रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी धातुएं सारी गैस होती है, मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जिनकी हम बात करते हैं, क्लोरीन हम बात करते हैं, सारी की सारी अधातुएं होती हैं। आघात वर्ध्यता, अगर हम इन्हें पीटे मारे तो कैसा बिहेव करेगी? क्योंकि ये गैस है, इन पर कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो लेकिन धातु क्योंकि ठोस होती है तो इस पर असर पड़ेगा आघातवर्ध्यता का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा तन्यता, मतलब कि अगर इसको हम तन्यता मतलब तार के रूप में, क्योंकि ये ठोस है तो हो सकता है, लेकिन अधातु है तन्यता जो गुणधर्म है वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होती हैं। विद्युत, घनत्व, धात्विक और ऑक्साइड्स, ये आप सब पढ़ लोगे आराम से। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो। ऑक्साइड्स का हम देख लेते हैं। देखो ऑक्साइड्स का क्या है? वायु के साथ अभिक्रिया। वायु में ज़्यादातर क्या है? ऑक्सीजन, जो कि आप सांस ले रहे हो। तो धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। देखो ये लिखा हुआ MgO। और अधातुएं क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये कैसे बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड और ये अम्लीय ऑक्साइड। समझ गए? याद रखना हमेशा कि ऑक्साइड धातु कैसे बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड, और ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। एसिडिक होते हैं नेचर में, ये बेसिक होते हैं। कौन? जो मेटल्स होते हैं। ध्वनिक मतलब कि अगर उसको पीटोगे टकराने पे आवाज़ पैदा होगी, क्योंकि गैस होता है तो ध्वनि कोई आएगी नहीं। अब देखो जैसे कि फर्स्ट इसका एक वो था गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, मतलब हमने रिएक्शन करके देखा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाएगी। धातु ऑक्साइड भी कैसा? क्षारीय ऑक्साइड, जैसे कि MgO, CuO, L2O, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं? हमारे धातु होते हैं जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये सारे बना दिए। देखो कॉपर ऑक्साइड का कलर काला, याद रखना। अगला क्या है बेटा? सबसे पहले ये बताने से पहले कि इनकी अभिक्रियाएं कैसी कैसी होती है। कोई ऐसी मेटल होगा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल्दी रिएक्ट करेगा, कोई कम रिएक्ट करेगा, तो वो किस बेसिस पे होता है? आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दे रखी बेटा, ये रहा, जो कि आपके उसमें भी आई थी, वर्कशीट में भी आई थी। तो देखो उसको आप याद कैसे करोगे? काशीनाथ का माली, आलू, ज़रा, जिंक, ठीक है। ज़रा फीके पकाता है, ठीक है। क्यों हाजी आज और, ठीक है। क्यों हाजी आज और, बस ऐसे याद रखना। देखो जब आप, और AU होता है बेटा सोना। आपको पता है सोना किस लिए पहनते हैं कानों में? क्योंकि उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। कुछ भी हो जाए भाई, मिट्टी में डाल लो, हवा में डाल लो, कुछ भी कर लो, वो पीला का पीला ही रहता है हमेशा, किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब कि जब हम नीचे की साइड आते हैं तो क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, और हमने जहाँ से ऊपर से शुरू किया था पोटेशियम से, वहाँ पर क्रियाशील सबसे ज़्यादा होता है। तो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तभी तो देखो मैं कह रही थी ना कि इस कॉपर को, जब कॉपर सल्फेट था, जब हम वो देख रहे थे आपका संयोजन विस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें बार बार कॉपर को पहले तो आयरन ने हटा दिया था,
है ना, हरा सॉल्यूशन बना देता है आयरन सल्फेट। और बाद में जब जिंक के साथ देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर कर देता है और खुद लग जाता है ना, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। जैसे कि ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर में था ना कि आयरन ने कॉपर को हटा दिया, जिंक ने कॉपर को हटा दिया। अभी किस बेसिस पे मैं कह रही हूँ, देखो क्रियाशीलता कम, नीचे नीचे आते जाएंगे तो कम। इसका मतलब कॉपर कम है, कम क्रियाशील होता है आयरन और जिंक के मुकाबले, इसीलिए वो हट जाता है। ठीक है, तो ऊपर ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, नीचे जाते जाते कम क्रियाशील हो जाते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है नोट सोडियम के कंपैरिजन में, और सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है कैल्शियम के कंपैरिजन में। इसी तरीके से देखो, अब आपका क्रियाशीलता पता चल गई। तो इसी तरीके से बोला हुआ है कि जो सोडियम पोटेशियम होते हैं वो वायु में जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं होती। केरोसिन में, तेल में हवा थोड़ी ना होती है। अब उसके बाद आता है माली आलू माली ज़रा फीके, मतलब हम आगे सीरीज़ में बढ़े तो ये भी क्या करते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। याद रखना किस पे चढ़ती है किस पे नहीं चढ़ती। अगला आयरन, उसका पता है आपको, जंग लग जाता है, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। वैसे तो आयरन आपने देखा होगा, रॉड जो होती है वो गर्म करने पर आग नहीं पकड़ता, लेकिन अगर मैं लोहे चूर्ण की बात करूँ तो फटाफट से आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि जब आप देखो लकड़ी जलाओगे या फिर लकड़ी का बुरादा डालोगे, सबसे जल्दी आग किस में लगेगी, लकड़ी के बुरादे में। क्यों? क्योंकि एक तो वो कम है, सरफेस एरिया ज़्यादा घेरेगा, उसको जलाना ईजी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा आयरन में होता है। अगर मैं उसका पूरा रॉड दे के सोचूँ कि आग जलाऊँ इसमें, तो कभी आग जलेगी लकड़ी की तरह? नहीं, लेकिन इसके लोह चूर्ण में चल जाती है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो होता है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब उसका जो एरिया होता है ना पूरा बेटा, तो इसी तरीके से उसका बढ़ जाता है। इस वजह से इसी आग जल्दी पकड़ लेता है अगर लोह चूर्ण होगा तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कौन जल्दी आग पकड़ता है, या फिर ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे इसमें से कौन सा सत्य है कि लोह चूर्ण जल्दी आग पकड़ता है, नहीं पकड़ता है, मतलब इस तरीके से दे सकते हैं। अगला आया, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, हवा में कैसी परत चढ़ जाती है, काले रंग की परत, ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखा है ना कि तांबे की लुटिया काली पड़ जाती है बहुत जल्दी, कॉपर की, हाँ तांबा तो होता है बेटा। चांदी और एयू मतलब सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, देखो कम क्रियाशील है तो इसका मतलब नहीं करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगर मैं बोलूँ ऑक्साइड, और ये क्या होता है, देखो H रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है, एसिड है, और OH है, इसका मतलब क्षार है। ठीक है, तो जब एसिड के साथ करते हैं, देखो ये हाइड्रोजन लेगा ऑक्सीजन को, लेके निकल जाएगा, पानी बना दिया और लवण बना दिया। इसी तरीके इसने भी क्या किया, इसने हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन के साथ मिलके, क्षार में ऑक्सीजन को लेके उड़ गया और पानी बना दिया, लेकिन बना क्या, हमारा लवण अलग बना। कैसे? NaAlO2। ये याद रखना बेटा, ये ज़रूरी है याद करना। देखो अब इसी रिएक्शन से, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो धातु होता है जल के साथ रिएक्ट करने पर, सॉरी ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि हमेशा चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, हमेशा लवण बनाएगा। देखो लवण बन गया, और अम्ल के क्षार के साथ क्या बन गया, फिर से लवण बन गया, लेकिन क्या निकाला, पानी। इसका मतलब कि जब भी कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण और पानी बनाएगा, धातु ऑक्साइड जब क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो भी पानी बनाएगा और लवण बनाएगा। फॉर्मूला अलग हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, धातु प्लस जल, धातु जल के साथ क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकाल देता है। धातु ऑक्साइड, अब जो ये धातु ऑक्साइड है जब दोबारा जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे कि आपने धातु लिया, पानी के साथ रिएक्शन कराए, धातु ऑक्साइड बन गया। जब इसी धातु ऑक्साइड की और हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या, हाइड्रोजन ही तो बचा, निकल गया। अब यही जो धातु ऑक्साइड हमारा बना, इसको पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन कहेगा मेरे को तो घुसना है, तो ये क्या बना देगा, धातु हाइड्रोक्साइड होता है ना बेटा। चलो अब ये वाला जो हमने सारा कुछ पढ़ा था उसी का रिविजन है, आप इस टेबल को देख सकते हो, ये सारा समझ में आ जाएगा। अगले वाला बेटा आपका आता है, ये जो मैंने समझा दिए थे कि आपकी रिएक्शन कैसे होनी है। धातु की पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बना दिया, कैल्शियम ने पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बना दिया, कैल्शियम ने मैग्नीशियम, धातु हैं सारे, धातु ने पानी के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड बना रहे, धातु पानी के साथ मिलके ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और ये वाला आयरन है, इसने हाइड्रोजन के साथ मिलके ऑक्साइड बनाया। अब आप इसको याद कैसे रखोगे बेटा, सीधा एग्जाम्पल्स उठाओ और सीधा याद करो इसको। ठीक है, सीधा याद करना इसको। इसमें कुछ भी देखो कौन कौन हमारा ऑक्साइड बना रहा है, सिर्फ ये दोनों ऑक्साइड्स बना रहे हैं, बाकी सारे हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, ये क्षार बना रहे हैं और ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। अब देखो धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस में तनु अम्ल कैसा होता है बेटा, तनु माने कंसंट्रेटेड अम्ल, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वही लवण तो बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जैसे कि मैंने ये बताया था कि धातु ने
ये रहा, धातु ने अम्ल के साथ किया और लवण बना दिया और पानी निकाल दिया, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। अच्छा, ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको समझा दी है। अब इसके बेसिस पे अब देखो बेटा, धातु और धातु कैसे पहचानेंगे। देखो, जब जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हो, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, जब आप संयोजकता निकालते हो किसी की भी, इसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, वो आपको देखी होनी चाहिए, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। संयोजकता जब निकालते हैं 2 8 1 निकाली, 1 बचा है तो क्या करेगा, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1, एक दे देगा इसलिए प्लस, और कितने देगा 1, तो 1। जो जिसकी संयोजकता पॉजिटिव आएगी वो सारे के सारे धातु होते हैं, और जिसकी संयोजकता नेगेटिव आती है वो सारे अधातु होते हैं। बस इसमें यही बताया गया है। अब अगला देख लो, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक मतलब कि जिस पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो ये आयनिक हो गया, मतलब कि आयन चार्ज आ गया इस पर, इसलिए आयन। अब इसमें नेगेटिव चार्ज आया तो कैसा है, मैंने बताया था ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक ऋण आयन है, और ये धन आयन है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आया इसलिए धन आयन, इस पर नेगेटिव चार्ज आया इसलिए ऋण आयन। ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये धन आयन हो गया और ऋण आयन हो गया। बस अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, ऐसे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 8 हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 6, बस 8 क्रॉस बना दो। 7 इसके अपने थे, डॉट इसलिए बनाए दिखाने के लिए कि ये इसने बाहर से लिया है। ठीक है, ऐसे आयनिक यौगिक जो होते हैं, देखो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं बेटा, मतलब कि आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंग्लिश वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जब पॉजिटिव बैटरी में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव सिरा होता है ना, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव 2 सिरे होते हैं, तो वो पूरा सर्किट पूरा कर देते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड आते टाइम मतलब ऐसे करंट पूरा फ्लो कर जाता है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हमारे आयन बने होते हैं बेटा, हमेशा पॉजिटिव जो एक लेगा वो किसी ऐसे से जुड़ेगा जो उसको एक दे सकेगा। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम एक दे सकता था और ये एक ले सकता था, दोनों का बॉन्ड बन गया। तो ऐसे जो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अलग अलग चार्ज वाले जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाते हैं, वही आयनिक यौगिक होते हैं। भौतिक प्रकृति कैसे होती है, वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब एक बार आप देख लेना, गलांक, सुकथांक। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसा होता है बेटा, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स में जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, दोनों पे घुलनशीलता कैसी होती है, केरोसिन या पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। मतलब कि आयनिक जो आयंस होते हैं ना बेटा, ये हमेशा पानी में घुलते हैं, ऐसे केरोसिन पेट्रोल में नहीं घुलते। विद्युत चालक होते हैं, मस्त वाले, एकदम अच्छे वाले। ठीक है, ठोस के रूप में चालन नहीं करते, लेकिन गलित रूप में, अगर इनको लिक्विड में कर दिया जाए तो बहुत अच्छा विद्युत जो है आपका वो बनाएंगे सर्किट। अब उसके बाद खनिज मतलब कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। मतलब कि जो हमारे नेचुरली जो पाए जाते हैं यौगिक और तत्व, उनको हम खनिज कहते हैं। जैसे कि आपका कोई भी आयरन है, वो मिट्टी में ऐसे ही फॉर्म में नहीं मिलता कि लोहा ही मिल गया, वो किसी न किसी फॉर्म में जुड़ा होगा, तो वो क्या हो गया, खनिज। ठीक है, अब अयस्क, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क क्या होगा, जैसे कि मैंने आयरन बताया, अब उसमें मिट्टी होती है, मतलब कि किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के रखता है, तो इस वजह से उसको निकालना तो हमें ज़रूरी है, लेकिन वो अभी इम्प्योर फॉर्म में है। ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, अयस्क। अब देखो, जैसे कि धातु कर्म मैंने बताया था, ये कैसे है, ये आपका शायद नहीं आ रखा है, और ये हम ना पढ़े तो बेटर है। जितना आपको पढ़ाया है पहले उतना पढ़ो। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गैंग क्या होता है, भर्जन क्या होता है, निस्तापन और अपचयन क्या होता है। मतलब कि जो आपके धातु होते हैं कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि पोटेशियम स्टार्टिंग के जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाले बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले ठीक ठीक होते हैं। तो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, इनको अलग अलग सबसे अधिक क्रियाशील हो गए, मध्यम अभिक्रियाशील हो गए और कम क्रियाशील हो गए। इन सब की इन धातुओं को इम्प्योरिटी से अलग करने के भी तरीके होते हैं। तो कैसे, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं उसका क्या करते हैं, अपघटन, तोड़ देते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से इनको अलग किया जा सकता है। मध्यम अभिक्रियाशील कैसे होते हैं बेटा, उनको अलग कैसे किया जा सकता है, ये सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं और कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं, 2 तरीके से मिलते हैं। कौन, जो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं, मिट्टी से जो हमने इम्प्योर फॉर्म निकाली इन धातुओं की, वो 3 फॉर्म में मिलते हैं इनकी क्रियाशीलता के हिसाब से। ठीक है, अब जो पहले वाले कैटेगरी के हैं उनको हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से अलग कर सकते हैं। ये जो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं, जो 2 तरीके से पाए जाते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड कार्बोनेट की फॉर्म में, हम इनको अलग तरीके से अलग कर सकते हैं। लास्ट वाला है निम्न अभिक्रियाशील सल्फाइड अयस्क, मतलब जो बिल्कुल ही
बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, उनका अलग से हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अलग किए जा सकते हैं। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये पढ़ो कि गैंग क्या होता है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी वगैरह वगैरह अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इसी को गैंग बोलते हैं। मतलब वो गैंग ऐसे याद रखो कि गैंग गंदा होता है बहुत ज़्यादा, तो इसी तरीके से उस जो धातु होता है उसमें जो मिट्टी विट्टी लगी होती है वो सारा क्या होता है, गैंग होता है। भर्जन सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब कि वो वाली अभिक्रिया जब ये सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। देखो जिंक कौन सी से बिलोंग करता है, निम्न वाली से, बीच वाली से, मध्य वाली से, और मध्य वाली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने सल्फाइड को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा गर्म किया, ऑक्साइड फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। सल्फाइड से इम्प्योरिटी निकालना, जब ये सल्फाइड फॉर्म में रहता है तो इस इम्प्योरिटी को निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर मुझे जिंक प्योर चाहिए तो ये सल्फाइड के साथ जुड़ा है, तो सल्फाइड को निकालना बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए हम इसको गर्म करके ऑक्साइड फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद इसको आराम से अलग किया जा सकता है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। इसको भी गर्म करेंगे और ऐसा बना लेंगे। अपचयन आपको पता है, उपचयन होता है ऑक्साइड का आना। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटाना। ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे, कार्बन लेके आओ उसके पास, मिक्स करो, मतलब जैसा भी है उसके साथ अभिक्रिया करो और ऑक्सीजन इसके साथ चिपक जाएगा, ZN अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो निम्न क्रियाशील मध्यम क्रियाशील होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। धातुओं का परिष्करण, धातु का द्रव्य से हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी का परिष्करण है। मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रिसिटी से अलग अलग करना ही सबसे बढ़िया मेथड होता है। इसमें आप कौन सा याद करोगे बेटा, ये वाला मेथड है, उसको याद कर लेना आराम से। मतलब सिर्फ कॉपर का ही आएगा कि विलयन में कॉपर सल्फेट है, एनोड पर अशुद्ध, देखो A फॉर एनोड, A फॉर अशुद्ध तांबा। एनोड पर अशुद्ध तांबा होता है, मतलब इसमें से एक होती है ये एनोड का वो है रोड है, और ये कैथोड की रोड है। बीच में हमने सर्किट लगा दिया, करंट दौड़ गया पूरे में। अब कॉपर हो गया, इस पर अशुद्ध तांबा होता है और इस पर शुद्ध तांबा होता है, बस करंट दौड़ जाता है, और इसकी वजह से जो हमारा एनोड पंख है, मतलब कि जो इम्प्योरिटी है वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है आपको। संक्षारण आपने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी चढ़ जाती है। देखो धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना, उपचयित हो जाते हैं। तो किसकी प्रेजेंस में, या तो एसिड वहाँ पे हो या फिर हवा हो, आर्द्रता मतलब कि इम्प्योरिटी या मॉइस्चर हो। ठीक है, तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, संक्षारित हो जाते हैं। उनको भी अलग अलग करने की विधियाँ होती हैं, ये आप पढ़ लेना, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है पढ़ना। और मिश्र धातु कौन से होते हैं, मिश्र धातु मतलब कि एलॉयज़, वो जो एक धातु से ज़्यादा धातु को मिलने से बनाया जाता है। जैसे कि आपने सुना है घर में ब्रोंज़ होता है बेटा एक, इसको बोलते हैं अच्छा पीतल सुना है, पीतल ये नहीं, पीतल क्या होता है, वो धातु नहीं होता, बहुत सारे धातुओं का मिक्सचर होता है। जैसे स्टील बहुत सारे धातुओं का मिक्सचर होता है। ऐसा करते क्यों है, जैसे कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, बहुत लंबे टाइम तक चल सके। और इसी तरीके से जैसे देखो ये लिखा हुआ है, पीतल कॉपर और जिंक से बनता है, कांसा कॉपर और टिन से बनता है, सोल्डर लेड और टिन से बनता है, अमलगम मरकरी और अन्य तत्व कुछ भी मिला दो। अमलगम किससे बनेगा, उसमें एक मरकरी होना चाहिए और दूसरा तत्व कोई भी मिला दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 4-5 नाम है ना कि मिश्र धातु के नाम, तो ये हो गए मिश्र धातु के नाम, ये हो गए। और इसमें कौन कौन से धातुओं से मिलके बना है ये लिखा हुआ है, तो ये आप याद कर लेना, इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है बेटा ये रिवाइज़ करना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये सारी की सारी आपको गुणधर्म याद होने चाहिए, इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बस ये पता होना चाहिए। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है आपकी, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली जो सीरीज़ है, और आपको बस आयनिक धातु में घुलनशील कैसे होते हैं वो पता होना चाहिए। सल्फाइड ये वाला मेथड याद कर लेना, और इसमें ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस ये याद कर लेना एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, दैट्स इट। और इसमें अधातु, ये मिश्र धातु, बस ये याद कर लेना, ये देख लेना। ठीक है, यही ज़रूरी है।